ये 175 पेज पे मिल जाएगा। तो आप जाके ये वाले क्वेश्चंस का आंसर आप 175 पेज से कर सकते हो। लेकिन आप अगर इतना भी लिख देते हो फिर अच्छे लेवल पे लिखोगे, मतलब थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिखो, तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई देखो, विजयनगर के महलों और मंदिर तथा बाजारों का पुनः आकलन किस प्रकार संभव हो सका। देखो, जब भी आपको विजयनगर दिखे या वहां पे महल दिखे, मंदिर दिखे या बाजार दिखे, जब भी कुछ भी आपको इस तरीके का थीम नजर आए, तो बस आपको एक ही काम करना है, सीधा सीधा कि जो भी इसके आंसर्स है आपको आंसर सेम टू सेम कॉपी कर देनी वहां पे, क्योंकि यही आपका वहां पे क्या होगा आंसर। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई जो आपका बोर्ड का पेपर है, जो कि आप जानते हो हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के ऑलमोस्ट जो भी पेपर थे आपके ऑलरेडी देखा होगा आपने कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मेरे भाई आप लोग के पास एक ऑप्शन है, अगर आप हिस्ट्री में बहुत बेहतर नंबर लाना चाहते हो, दैट मीन्स अगर आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस मतलब कि 8 मार्क्स जितने भी 8 मार्क के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लेवल पे आपके होने चाहिए, तो वो मेरे भाई आपको इस सेशन में मिल जाएगा। और कंप्लीट सेशन में आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एक सेकंड भी इधर उधर की बातें नहीं मेरे भाई आपके पास कंप्लीटली। और ये चैप्टर आपको इससे पता चल गया होगा, ये हिंदी मीडियम में होगा मेरे भाई, तो याद रखना ये विजयनगर की साम्राज्य, जो कि आप लोग को पता है कि किस तरह कहानी थी, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन 110% बनेंगे। तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट चीज है देखो, जिसमें कि आपके सामने बी सेक्शन और सी सेक्शन होगा, और बी और सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। जिसमें कि आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर भी पूछे गए थे मेरे भाई ये था कॉलिन मैकेंजी। और आप जानते हैं कि कॉलिन मैकेंजी क्या था उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर में, क्या था कि ये एक वहां का आर्कियोलॉजिकल था, जो कि वहां पे आके हम्पी में आके सारी चीजों को पता लगाया था और मैप से सारी चीजों को ढूंढा था। तो कॉलिन मैकेंजी कौन था, उसने इतिहास से संबंधित परंपराओं और स्थलों का अध्ययन क्यों आरंभ किया। आप जानते हो बहुत सारी चीजें इसके पीछे में, अगर नहीं किया है, नहीं देखा आपने, तो भाई आप जाके चेकआउट कर सकते हो एमसीक्यू वाले सेशन जो कि लाइव में हुए थे, वो सारे मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी कल से लाइव भी शुरू हो जाएगी, ठीक भाई, क्योंकि 10th का अभी पेपर ओवर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट भाई विजयनगर, देखो विजयनगर की अमरनाथ प्रणाली विशेषताओं बताएं। जो अमर नायक वाला था वो चीजें आपके विचार में महानवी डिब्बे से संबंधित अनुष्ठानों का क्या महत्व था। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिस तरीके के क्वेश्चन आप देख रहे हो विजयनगर के अमरनायक की प्रणाली, आप जानते हो अमरनायक कौन थे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि जो भी अमरनायक वाला, ये जो अमरनायक की थीम थी, इसको इकोनॉमिक से रिलेटेड थे या यहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड थे। बताओ भाई किससे रिलेटेड थे, मिलिट्री से रिलेटेड थे या इकोनॉमिक्स थे। ये तो आपके 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। तो चलो आप आगे देखते हैं, जो कि आपके सामने 8 मार्क का क्वेश्चन है, और ये 8 मार्क का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इसको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई हमेशा आपको पेपर में देखने को मिलेगा, विद आंसर आपके पास है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको लाइव सेशन में कौन से चैप्टर का आप लोग को करना है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपके कल लाइव सेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर प्रशासन में अमरनायक प्रणाली एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। आप जानते हो अभी आपने देखा मिलिट्री वाला पॉलिटिकल कह सकते हो खोज थी, इसका मूल्यांकन कीजिए। देखो क्वेश्चंस इसी तरीके का आएगा, अगर मान लो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आता है और क्वेश्चंस के अंदर में कहीं पे भी आपके पास मान लो ये प्रशासन दैट मींस की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है या यहाँ अमरनायक प्रणाली की बात करता है, तो आपको यही आंसर लिख के आना है, बस थोड़ा वक्त वेरिएशन चेंज करना और आंसर आपका सेम ही होगा। तो याद रखना मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन में है कि अमरनायक जो एक सैनिक कमांडर की बात करते हैं जो कि एकता प्रणाली के समान थे। अगर मान लो पेपर के अंदर में अमरनायक प्रणाली या आ जाए या वहां पे एकता प्रणाली आ जाए, आंसर बोथ आर सेम, समझे, तो आंसर आपका क्या होगा भाई, हमेशा सेम होगा। तो आप देख सकते हो पहला जो आपके पास आंसर ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे। तो पहला आपको लिखना है, इनके राय द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे और अमरनायक उन क्षेत्रों के किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना कि जो वहाँ के अमरनायक लोग होते करते थे, अमरनायक जो होते थे वहाँ के लोकल एरिया या फार्मर से क्या करते थे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना। वो क्या करते थे, व्यापारियों से क्या करते थे और शिल्पकारियों से और किसानों से क्या करते थे, ये वहाँ पे टैक्स लेते थे। क्या करते थे भाई, टैक्स लेते थे। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर आपके सामने जो पॉइंट है कि राजस्व, राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू। देखो ध्यान सुनना, ये जो आपके सामने राजस्व है इसका मतलब होता है रेवेन्यू। जब कोई भी सरकार
या कोई एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी टैक्स को कलेक्ट करता है उसे राजस्व कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरे भाई जब भी कभी मान लो गवर्नमेंट हो गया या एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो वो टैक्स लेता है, क्या लेता है वो टैक्स है, उसे आप क्या कहते हैं रेवेन्यू। क्या कहते हैं उसे रेवेन्यू, उसे हिंदी में राजस्व कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। कुछ भाग अमर नायक अपने व्यक्तित्व, उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के दल के रख रखाव के लिए अपने पास रखते थे। कहने का मतलब क्या हो गया, जो राजस्व का कुछ भाग अमर नायक अपने व्यक्तित्व उपयोग, कहने का मतलब हो गया कि कंप्लीटली मतलब कि सरकार को नहीं देते थे, जो वहां का राजा हुआ करते थे, मतलब वो अपने लिए भी रखते थे उसके अंदर से कुछ पैसे, या जिससे कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी पूरी सिस्टम को, जो भी इकोसिस्टम उन्होंने बिल्डअप कर रखा था उसे वो चला सके। जिसमें कि आप जानते हो कि वो लोग एक्सपर्ट थे घुड़सवार, हाथी से और इनके रखाव के लिए। समझे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। इसका थर्ड पॉइंट बनेगा प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान में सहायक थे, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता था। राजस्व का बचा हुआ भाग मंदिर तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए होता था। मतलब क्या है, देखो वहां पे विजयनगर के अंदर में आपको सारी चीज एक सिस्टमेटिक ढंग से दिखेगा। मतलब जिनके पास भी जो भी अमाउंट थी, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो लोग, वो मतलब हमेशा उसकी तरक्की के लिए रखते थे, मतलब उस जो साम्राज्य था उसको बढ़ाने के लिए यूज करते थे मेरे भाई। देखो अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट देते थे। जो अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार क्या करते थे, भेंट देते थे। ये भी पॉइंट याद रखना। स्वामी भक्ति के दर्शनों के लिए दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित रहते थे और 17वीं शताब्दी में इनमें से कई अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे। और राजा द्वारा समय समय पर अमर नायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया करते थे। मतलब क्या है कि ट्रांसफर कर दिया करते थे, क्योंकि राजाओं को रूल है तो वो भाई अपने सैनिक को यहाँ से वहां भी भेज सकता है। अगर इसका कंप्लीट आंसर आपको जो है एनसीईआरटी के 175 पेज पर मिल जाएगा तो आप जाके ये वाले क्वेश्चंस का आंसर आप 175 पेज से कर सकते हो। लेकिन आप अगर इतना भी लिख देते हो फिर अच्छे लेवल पे लिखोगे, मतलब थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिखो, तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई देखो, विजयनगर के महलों और मंदिर तथा बाजारों का पुनः आकलन किस प्रकार संभव हो सका। देखो जब भी आपको विजयनगर दिखे या वहाँ पे महल दिखे, मंदिर दिखे या बाजार दिखे, जब भी कुछ भी आपको इस तरीके का थीम नजर आए तो बस आपको एक ही काम करना है, सीधा सीधा कि जो भी इसके आंसर्स है आपको आंसर सेम टू सेम कॉपी कर देनी वहां पे, क्योंकि यही आपका वहां पे क्या होगा, आंसर वैलिड माना जाएगा। तो देखो मेरे भाई कह रहा महलों, मंदिरों और बाजारों के पुनः आकलन में क्या क्या थे। हम्पी के भवनशेषों और कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया। आप जानते हो हम्पी जो साइट्स थी विजयनगर साम्राज्य के अंदर में, जो हम्पी साइट्स थी उसको सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी ने मैप के थ्रू ढूंढा था। तो आप बता सकते हो हम्पी जो है, हम्पी का जो गुंबद है उसका चित्र जो है अपने कौन से नोट पे छपे हुए हैं, बता सकते हो आप लोग। है भाई कितने रुपए के नोट पे है। देखो आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा विवरणों और अभिलेखों से प्राप्त जानकारी से एक साथ जोड़ा गया। मतलब लॉर्ड मैकेंजी ने कॉलिन मैकेंजी ने जब सारी चीजों को ढूंढ लिया तो उसके साथ साथ तो उसमें बहुत सारी चीजों को और पता लगाया कि कैसे कैसे होता है। एक तो मैप के थ्रू से सब कुछ पता ही था, और बहुत सारी चीजें दूसरे मतलब मंदिर के जो पुरोहित हुआ करते उन लोगों से पूछ पूछ के सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया, फिर इन्होंने वैलिडेशन दी। 1980 के आरंभिक दशक में विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्म से प्रलेखन और महत्व की परियोजना का आरंभ हुआ। मतलब वहां पे क्या है, बहुत सारे अवशेष भी मिले जिसको वो देख के बहुत और भी सेटिस्फेक्शन हो पाया, मतलब और भी चीजें इकट्ठा पाई एविडेंस, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा संस्कृत में लिखे साहित्य के गहर अध्ययन की क्षेत्र की जानकारी प्राप्त हुई। आप जानते हो कि जो विजयनगर है ये साउथ के अंदर है, तो वहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सारे भाषा चलते थे। तो आप बता सकते हो जो वहाँ पे देवराय थे, मतलब कृष्ण देव राय, उसने अपनी जो पुस्तकें थी कौन सी भाषा में लिखी थी, क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने किया है तो भाई डेफिनेटली बताना, और ये भी चीज बताना आप लोग की भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस सेशन का चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, और लाइव में कल एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपको प्रीमियर लग जाएगा मेरे भाई। तो देखो इस विषय प्रक्रियाओं का एक चरण मानचित्र निर्माण, मतलब कि मानचित्र के ही हिसाब से सारा चीज को ढूंढा गया था। संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और इनके आगे छोटे छोटे वर्गों में, उनके फिर आगे छोटे वर्गों में बांटा गया। कहने का मतलब एक सीक्वेंस से सारी चीजों को पता लगाया गया। ठीक दोस्त, फिर इनमें हजारों संरचनाओं के अंश छोटे देव स्थलों और आश्रमों से लेकर विशाल मंदिर और पुनः उजाड़ किया गया। मतलब देखो हम्पी जो है, हम्पी बहुत बड़ा साइट था। क्या था भाई, बहुत बड़ा साइट था। वहां पे एक
ही नहीं पाई गई थी, वहां पे गौतम बुद्ध से भी रिलेटेड चीजें पाई गई थी। तो दोस्त इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, ये जितने भी टर्म्स है ये सारे सारे टर्म्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा वैलिड है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स है। सड़कों और रास्तों पे बाजारों को इसी प्रकार से मानचित्र पर अंकित किया गया, मतलब कंप्लीटली एक हम्पी को पूरे मैप पर उतार दिया गया कि कहाँ पे क्या होगा। उसके साथ साथ इन सभी को स्थिति की पहचान स्तंभ, आधार तथा मंचों के माध्यम से की गई और एक समय जीवांत बाजारों के बस सही अवशेषों को प्राप्त हुआ। इसका कंप्लीट आंसर आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 188 पे मिल जाएगा। तो कंप्लीट इसका आंसर आपको चाहिए और थोड़ा सा डिटेल में, तो मेरे भाई अगर इतना भी लिखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, बट और भी डिटेल में चाहिए तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 188 के एनसीईआरटी में मिलेगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप जानते हो कि दक्कन के सुल्तानों का सबसे बड़ा रोल था जो कि विजयनगर के संघर्ष में, समझे भाई, मध्य संघर्ष के क्या कारण थे, आप ये चीज देखो। अब ये तो जो तस्कंती की लड़ाई है, यहाँ पे आप जानते हो तालीकोटा भी कह सकते हो, उसकी लड़ाई कब हुई, 1564 में या 1565 में या यहाँ पे 1665 में। आप लोग बता सकते हैं क्या, आंसर बता सकते हो यहाँ पे, है भाई, क्योंकि आप जानते हो हरिहर बुक आप लोग ये सब चीज तो पढ़ी होगी, नहीं भी देखिए आप भाई डिटेल लाइव देख सकते हो, वहां पे सारी चीजें डिस्कस की गई है, लेकिन आप लोग इसको कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्त याद रखना, दक्कन सुल्तानों और ये विजयनगर के मध्य जो संघर्ष हुए थे इनके क्या कारण थे। सबसे पहला देखो, विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सुल्तानों के शासकों को सामरिक महत्वाकांक्षाओं चलते समीकरण बदलते रहे। मतलब क्या था, दोनों की एक ही नीड थी, इसकी वजह से इन दोनों के बीच की माइंडसेट अलग अलग होता था। कृष्णदेव राय द्वारा 1520 में बीजापुर को पूरी तरह से हराया गया और सुल्तानों तथा विजयनगर के बीच अपरिहन रूप से शत्रुता नहीं थी। राम राय आप जानते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश में विरात्मक रूप से उन्हें एक कर दिया गया। मतलब क्या कि ये कि जो हमारे इसके कमांडर हुआ करते थे, जो सबसे ज्यादा सैनिक थे, प्रभावशाली सैनिक थे, समझे दोस्त। फिर 1565 में विजयनगर पे 3 सुल्तानों ने मिलकर आक्रमण किया, जो कि अहमदनगर का, बीजापुर का और गोलकुंडा का और तालीकोटा का, जिसे आपराक्षटांगड़ी के युद्ध में विजय को शिकायत दी गई। आप जानते हो इतने सारे लोग मिलकर लड़ेंगे तो भाई क्या ही होगा, सारी चीजें हार जाएगी। तो यहाँ पे ये एक हुआ था, दक्कन के लोगों ने, मतलब 3 लोगों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि आप कहते हैं 1565 में आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो। और इन तीनों का भी नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको और डिटेल में इसके कंप्लीट आंसर चाहिए, यू हैव टू ऑन 175 पेज, समझे, आपको एनसीईआरटी के 175 पेज पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे तो आप भाई इतना इंपॉर्टेंट समझो कि भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में चौंकाने वाले तथ्य, इसकी जल संपदा। देखो भाई ये तो आपके पेपर में आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, 100% है। जल संपदा और यहाँ पे किलेबंदी, ये आना ही आना है। भौगोलिक स्थिति के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट ये दोनों में से आपके एक टर्म जरूर दिखेंगे, और आपके जो प्रश्नांक वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देखो, इसकी भौगोलिक स्थिति में आपको 2 चीज देखना है, यह नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर के दोआब में फैला है, यह आपके एमसीक्यू में बन सकता है। तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित यहाँ एक प्राकृतिक कुंड भी है। देखो, ग्रेनाइट की पहाड़ियों शहर के चारों ओर घरगनी के सदृश है और पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती है। ये आपकी क्या भौगोलिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि विजयनगर के भौगोलिक स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जिसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व, जो सबसे ज्यादा एक था, जल संपदा, जो आप देख सकते हो। विजयनगर का क्षेत्र प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था। जो प्रायद्वीप आप जानते हो, जो तीनों ओर से पानियों से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा शुष्क क्षेत्र था। फिर कृत्रिम जल संपदा की व्यवस्था की गई और जल धाराओं के साथ बांध बनाकर अलग अलग आकार के हौज बनाए गए। और देखो, कमलपुरम जलाशय, याद रखना ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में भी जाने की तैयारी करोगी तो वहां पे आपको ये एमसीक्यू में भी दिख सकता है कि कमलपुरम जलाशय का है, तो आप सीधा सीधा टिक कर सकते हो, हम्पी या विजयनगर साम्राज्य या उसके आसपास का जो भी क्षेत्र दिया हो वो, ठीक है। एक होता यहाँ पे हरियाणा है, ये भी आप याद रखना। कृष्णा और तुंगभद्रा का प्राकृतिक जलाशय, तो याद रखना ये दोनों रिवर जो है आपके साउथ से रिलेटेड है, और यही क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट भी हुआ है। तो मेरे जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं विद आंसर्स विद सॉल्यूशंस, इंग्लिश में भी है, आई थिंक हिंदी में भी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उससे बाहर आपको कुछ भी
सोचना नहीं है। समझे दोस्त? तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपके पास किलेबंदी की बात। देखो, दुर्गों की 7 पंक्तियां थी, खेतों का घेराव था, नगरीय केंद्र और शासकीय केंद्र का घेरना, दुर्ग में प्रवेश द्वार और सड़कें भी होती थी। अब्दुल रज्जाक जो समरकंदी द्वारा किलेबंदी का वर्णन किया गया, और बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों के आपस में जोड़ती थी। विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी मतलब क्या सुंडाकार हुआ करता था। ईंट फनाकर अतः जोड़ने के लिए किसी भी मिट्टी या गारे इस्तेमाल नहीं किया गया। देखो, विशाल अन्ना सागर की किलेबंदी थी। तो याद रखना, कभी आप स्नान घर समझ लो, सबसे बड़ा विशाल स्नान घर आप होता है कहाँ? हड़प्पा के अंदर में मोहनजोदारो है, या आप बता दो कौन सा है यहाँ पे आंसर। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच यहाँ पे जुटे हुए खेत, बगीचों और आवास है। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई है। अगला, तीसरे किलेबंदी राजकीय केंद्र और घेरा रखा गया, महत्वपूर्ण इमारतों को भी रखा गया है। तो अब देखो, ये जितने भी किलेबंदी थे, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किलेबंदी इंपॉर्टेंट थे। कुछ भी क्वेश्चन बनता है, आपको ये टर्म्स याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड आप आंसर छापते ना, आपके पूरे नंबर मिलेंगे भाई। उसके बाद में कृषि क्षेत्र की किलेबंदी थी, जो लाभ था, युद्ध के समय शत्रु द्वारा घेराबंदी की गई, महीनों या वर्षों तक चलती थी, और कृषि भूभाग को शत्रुओं से बचाने के लिए किया गया था। कहानी, यह एक खर्चीली प्रणाली थी, क्योंकि आप जानते हो इतने बड़ा दीवार को, पूरे कंप्लीट एक शहर को पूरी दीवारों से घेर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य में इतनी सारी सुख समृद्धि आई, और विजयनगर साम्राज्य आज इतिहासों में याद रखा जाता है। तो मेरे भाई, ये सारे टर्म्स थे। इसका डिटेल आंसर आपको 177 और 178 में मिल जाएगा। तो अगर इसी तरह के अगर क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाते हो, तो भाई आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, और इसके साथ साथ में इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, कर लो, क्योंकि फाइनल में आपको प्री बोर्ड में वहां पे भर भर की कंटेंट मिलने वाले हैं। ठीक दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ आई होगी भाई। अच्छा लगा लाइक जरूर करना, और भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो आपके लिए रामबन साबित होगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।